सर्वप्रथम माँ सरस्वती को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 प्रश्नावली 12.3 है। 12.2 हम सारे क्वेश्चन हल कर चुके हैं। इसमें तभी हम फर्स्ट वाला हल कर चुके हैं, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दिए गए बहुपदों को दिए हुए एक पदी से भाग देना है। भाग मैंने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें भाग क्या होता है इसका मैंने पूरा विस्तार से बताया। आप वहां पर जाके देख सकते हैं। फिर भी डाउट हो तो मुझे आप बताइए। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं एक पदी, और ये है बहुपद। बहुत सारे बच्चों को एक पदी और बहुपद का नहीं पता चलता, और जब तक आप इस चीज को ना समझ सके तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। जब तक हमें जाना कहाँ है, हमारी मंजिल क्या है, हमें नहीं पता तो हम रास्ता कैसे तय करें। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाए और हमें बोलो वहां पर जाके बैठे और टिकट लेने जाए, हमें जाना है, कहाँ जाना है, नहीं हमें बस जाना है। तो क्या आप दिन भर बैठे रहे, ट्रेन आती रहेगी जाते रहेगी, हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें उस जगह का पता ही नहीं होगा। तो हमें कहाँ जाना है तो हम अपनी मंजिल को नहीं, हमें अपनी मंजिल नहीं मिल सकती। ठीक इसी तरह एक पदी और बहुपदी। तो ठीक है, देखो चर और अचर की जब राशि मिलती है, अचर ये अचर और ये होता है चर। चर और अक्षर की जब राशि को गुणा किया जाता है, गुणा किया जाए तो व्यंजक बनते हैं। क्या बनते हैं? व्यंजक। मतलब 2x और 2x जैसे बहुत सारी राशि जब मिलती है, 2x प्लस कर दो, गुणा कर दो 3x² या -3x, इस तरह की अगर सब राशियां जो होती है, इस तरह की राशियों को प्लस माइनस गुना में अगर हम कन्वर्ट कर दिया जाए तब हमारा बनता है व्यंजक। ओके, आपको कुछ डाउट लगा तब बनते हैं इस बहुत सारे व्यंजक को जब हम मिलाते हैं तो हमारा राशि जो उसको नाम देते हैं वो होता है बहुपद। तो ये सब क्या है? बहुपद है। तो ये हमें क्या दिया? ये बहुपद दिया गया। यहाँ x² y² कुछ भी हो सकता है। तो ये तो है हमारा बहुपद, और यहाँ हमें बताया है एक पदी। अब एक पदी क्या होता है वो हम समझे दे। जिस तरह देखो 3x + 2, 3x - 3, 3x, इस तरह की अगर कोई राशि हो तो ये क्या होता है? एक पद और दो पद, एक पद दो पद, समझो तो तीन पद। लेकिन यहाँ क्या है? ये अकेला ही है। यहाँ पर कुछ प्लस माइनस आगे नहीं है, ये बस 3x है। तो इसे हम बोलते हैं एक पदी। जिसके साथ प्लस माइनस कुछ भी ना हो, ये है अकेला ही है, तो इसे हम बोलते हैं एक पदी। तो क्या आपको एक पदी और बहुपदी में समझ में आ गया? आशा है आपको समझ में आ गया हो। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे बताएं, पर डाउट नहीं रखना है। जब तक आप डाउट रखोगे आप मैथ को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज है जो है विस्तार से समझना होता है, उसकी गहराई में जाना होता है कि वो चीज कहाँ से आई है। तो अगर आप डाउट रखेंगे तो आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डाउट नहीं रखना है, आप मुझे बताना है। मैं विस्तार से हर चीज इसलिए बताती हूँ कि आप उस चीज के तह में जाएंगे तो आपका जो आंसर है वो अच्छे से आएगा और आपको वो विधि समझ में आएगी। क्योंकि गणित ही ऐसा है जो रट नहीं सकते, उसे समझना होता है। वो रटने की चीज नहीं है कि हमें सन याद रखना है, दिन याद रखने, वो नहीं होता। ये रटने की नहीं होती। इसे जब हम क्वेश्चन देखें तो ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि इसमें ये विधि होगी, ये मैथ ऐसी चीज है। तो ओके, तो हमें एक बार क्वेश्चंस को वापस लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को वापस लिख दिया है। 5x² - 6x भाग 3x, या फिर इसे इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ये जो राशि है वो नीचे की तरफ जाएगी। 5x² - 6x, ये पूरा एक है। ओके, यहाँ पर है 3x। अब देखो आप सोच रहे होंगे 3 दूना 6, क्या सबके माइंड में ऐसा आया होगा? लेकिन नहीं होगा। जब तक ये जो ऊपर की संख्या ये पूरा एक है, जब तक ये गुणा के रूप में बाहर ना आ जाए तो हम आप इस तरह, क्योंकि ये माइनस में है, ये माइनस में है, और ये पूरा जो ये जो दोनों पद जो मिला के बहुपद बना है, ये पूरा व्यंजन जो बना है, बहुपद जो बना है उसे एक है। हम इस तरह इसे नहीं काट सकते, तो हम इसे कुछ इस तरह ही लिखेंगे। 5x² - 6x बेटा 3। तो यहाँ पर हम लिख ले कि सार्व गुणनखंड करने पर, सार्व
गुणनखंड सार्वगुणनखंड करने पर हम सार्वगुणनखंड करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे x इसमें भी है और x इसमें भी है, लेकिन ये x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, तो हम हमारा जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, x। हमारा जो कॉमन आएगा वो x आएगा और अंदर जो बचेगा यहाँ वैसे x चला आया तो 5x, यही बचेगा क्यों x स्क्वायर था और -6। इस तरह की कुछ राशि बच्चे यहाँ हमें मिल रही है और नीचे जो है वो 3x। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। अब ये संख्या आपस में एक दूसरे से कट जाएगी क्योंकि ये जो था वो पहले प्लस माइनस में था और ये पूरा जो गुणनखंड जो था एक बहुपद था, तो हम डायरेक्ट इसे नहीं काट सकते। या तो फिर हम पूरी राशि को लिया 5x -6 और नीचे भी 5x -6 हो ना, तो ये संख्या आपस में इस तरह कट जाती है, लेकिन इस तरह पॉसिबल नहीं होता, ऐसा मत करना वरना आपका जो आंसर होता वो गलत हो जाएगा। तो हमने इसे इस तरह काट दिया। ओके, जो अब पीछे जो बचा है वही हमारा आंसर है, 5x -6 और 3 आंसर। तो क्या आपको ये समझ में आ गया है? कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते हैं। ये हमारा है आंसर। हमने सार्वगुणनखंड लिया, इसी तरह हम दूसरे में भी, दूसरे क्वेश्चंस वाले में ठीक इसी तरह करेंगे, हमें इसी तरह करना है। ये पॉइंट यहाँ पर एक्स हमने बाहर कैसे लिखा, सबको समझ में आ रहा है? अगर आया हो तो प्लीज लाइक करें, बीच बीच में आप लाइक करते रहिए, कुछ कमेंट भी करते रहिए कि मैम हमें समझ में आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो कुछ इस तरह आप प्लीज हमें बता सकते हैं। और बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्हें भी आप शेयर करें। तो हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखते हैं जो कुछ इस तरह है। दूसरा जो क्वेश्चन है 10x वाला नहीं है, 3y8 माइनस 4y6 प्लस 5y4 और ये भाग y4। बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन भी, आप इसे उसी तरह विधि पूरा कर सकते हैं। 3y8 माइनस 4y6 को एक बार हमें क्या करना है, इसे एक बार वापस लिख देंगे, 3y8 माइनस 4y6 प्लस 5y4 भाग y4। तो क्या ठीक हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, y4 को नीचे और जो ऊपर जो है 3y8 माइनस 4y6 प्लस 5y4। तो यहाँ पर हमें कॉमन लेना है सार्वगुणनखंड मतलब कॉमन। ओके, इसका जो अर्थ होता है वो होता है सार्वगुणनखंड। हमने जब लिया तो नीचे y4 था, y4 ऊपर हम देखते हैं, देखो यहाँ y4 है तो क्या इसमें y4 है, बिल्कुल हाँ है। इसमें y6 है तो y4 होगा ही, तो बिल्कुल है। और इसमें हम जब देखते हैं तो y8 है, मतलब यहाँ भी y4 है। तो इनमें का जो गुणनखंड जो कॉमन होगा वो होगा y4। सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि y4 कैसे आया, इनमें जो होगा कॉमन वो आ गया बाहर। तो ये y8 है और यहाँ पर आया y4, तो सीधी सी बात है पीछे क्या बचेगा, 3y4 माइनस 4, यहाँ y6 था तो 6 में से 4 चले जाएंगे तो पीछे जो बचेगा y स्क्वायर प्लस 5, यहाँ y4 था तो पूरा का पूरा चला गया। आप देख सकते हैं y4 बाहर भी आ गया और y4, तो हमें इस संख्या को आपस में एक दूसरे से बस हो गया, y4 में से y4 चले गए। अभी जो हमारा आंसर जो बचा है 3y4 माइनस 4y4 प्लस 5। क्या इस तरह आपको ये समझ में आ रहा है? अगर हाँ तो आप मुझे इस तरह, अगर कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैडम हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी विधि के साथ हम यहाँ पर देखो, यहाँ भाग है हमने बटे में लिखा, फिर हमने कॉमन लिया। ये कॉमन कैसा आता है पता चला ना, y8 है, y6 है और y4 है। तो इस तरह जो है y4 हमारा जो है कॉमन आया। मैं y8 को आपको लिख के बता सकती हूँ लेकिन बहुत ही लंबा हो जाएगा,
ये बहुत ही बड़ी बड़ी राशियां हैं। तो ओके, यहाँ तक आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसी विधि के साथ हम थर्ड वाले क्वेश्चन पर चले गए। बिल्कुल बहुत ही आसान, मुझे तो उस विधि से जहां पर हमने गुणनखंड किया उससे भी आसान लगता है। और आप अपनी एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे वो भी मुझे बताना, और आपने क्या सोचा है, कितने परसेंटेज आप लाए रहे वो भी मुझे आप बताना। और आशा है किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं होगा कि मेरे पढ़ाए हुए मार्क्स कम आए, हो ही नहीं सकता। मैं दावे के साथ में कह सकती हूँ आपके पूरे में से पूरे ही नंबर आएंगे। और जो मैं विधि बता रही हूँ बहुत ही सरल है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगी। बहुत ही आसान है, मैथ कोई हार्ड नहीं होता, उसे बस समझना होता है। तो और फिर हम सबसे है अब है थर्ड वाला क्वेश्चन, 8 x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, और ये है z क्यूब जिसको हमें बांट देना है 4 x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर से। कुछ इस तरह है। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक बार आपको क्वेश्चंस को वापस लिख देना है, क्योंकि एग्जाम में हड़बड़ी में हम क्या होते थे, नंबर सही नहीं लगा पाते। जिस तरह मैं भी यहाँ देखो आज ये थर्ड वाला है और जो लगाना भूल रही है, तो x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर में ये बहुत छोटी छोटी संख्या है ना, इसमें 8 पे अगर आप यहाँ पर 2 का 4 कर दिया तो हमारा क्या होता है, आंसर चेंज हो जाता है। तो हमें इस तरह लिखा, अब हम इन्हें बटा के रूप में लिखे हुए, क्योंकि भाग का मतलब बटा ही होता है। 4x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, और इन्हें इस तरह, क्या हम 8 को 4 into 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्यों? देखो 2 छोटा 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 4 और 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4 हमने लिख दिया इंटू 2, और फिर ये इन्हें हमें इस तरह लिखना है। फिर जो राशि है इन्हें हम कुछ इस तरह लिखते थे, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर जो प्लस x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर और z क्यूब। बस हो गया है। अब हमें क्या करना है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर हमारी नीचे वाली संख्या है, यहाँ पर हमें देखना x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर है क्या। पीछे से हम चलते हैं, इनके पास 3 है, यहाँ पर है, मतलब इनमें भी कॉमन है, इस वाले पद में भी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो y क्यूब आ रहा है, मतलब यहाँ भी हमें कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हमें x स्क्वायर y स्क्वायर कॉमन बचेगा। तो इसे हम कुछ इस तरह लिखे थे, 4 into 8, यहाँ पर कॉमन लिख देना सारू गुणनखंड के बाद अगर दो, तो x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर जो हमें कॉमन मिला है इंटू x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। तो देखो x क्यूब है तो x स्क्वायर तो बाहर है, तो पीछे क्या बचा, x, यहाँ y स्क्वायर था और z स्क्वायर था जो कि पूरे बाहर आ रहे, यहाँ कुछ नहीं बचा, प्लस यहाँ पर हम देखते हैं तो y बचता है और z स्क्वायर और x स्क्वायर तो बाहर आ गया है, x y 3 है तो और y स्क्वायर आ गया है तो a1 बचा, और यहाँ हम देखते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर बाहर आ गया, पीछे जो बचेगा वो z वाली राशि बचेगी। अब यहाँ पर लिखते हैं y x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर बस हो रहे, ये 4 है तो 4 बस। अब पीछे क्या बचा है, हमारा जो राशि जो बची है अंश की अगर बात करें तो वो है ये वाली राशि 2x प्लस y प्लस z। ठीक है, ये है हमारा आंसर। इस तरह हमने ये थर्ड वाला क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे फोर्थ वाला। हम चलते हैं अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक आपको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे शेयर करें। हम फोर्थ वाला करने जा रहे हैं। ये प्रश्नावली तो बहुत ही आसान है और मोस्टली ये सरल समीकरण के आधार पर ही है। लास्ट वाला ये जो विभाजन है ये भी बहुत ही आसान है। इस तरह के विभाजन आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। तो हाँ, फिर हम फोर्थ वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह लिखते हैं। हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन
है। हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये बार 2x। तो एक बार इसे आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसे एक बार आपको वापस लिख देना है। फिर हम इसे क्या करेंगे, यहाँ हमें इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। हम इसे बेटे के रूप में लिखे थे, ये कुछ इस तरह था, तो हम इसे कुछ इस तरह लिखे थे। अब हम देख सकते हैं यहाँ बाहर कोष्टक के बाहर कुछ भी 2x वगैरह नहीं है, और हम यहाँ पर देखते हैं सार्वगुणनखंड निकालने पर, सार्वगुणनखंड इस तरह आपको भी विधि पूर्वक लिखना है, निकालने तब सार्वगुणनखंड निकालते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रही हूँ। देखो यहाँ है 2x, तो क्या इस राशि में कहीं आपको 2x मिल रहा है, यहाँ 2x है, ये 3x है और यहाँ पर नहीं है, तो 2x का कॉमन मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ x तीनों राशियों में है, x जो है वो तीनों पदों में है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा जो कॉमन जो आएगा इसमें ना वो होगा x। ओके, x जो होगा, तो हम देख सकते हैं अगर x बाहर आ जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस इनमें से अगर x बाहर आ जाएगा तो 2x और इनमें से प्लस 3, बस यही राशि बचेगी। यहाँ से x आपकी कॉमन आ गया, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर था तो x बाहर आया तो 2x प्लस 3x। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2x से इस 2x को काट दे, लेकिन नहीं, ये पूरा व्यंजन है और ये हमारा एक पदी है, ये पूरा बहुपद है। तो हम यहाँ से इसे ऐसे इस तरह नहीं काट सकते क्योंकि ये जो है वो प्लस में है, इससे पहले हमें सॉल्व करना होगा। तो आप देख सकते हैं x जो है बाहर आ गया है, तो हम यहाँ ये इस x से ये x को काट देते हैं। तो पीछे जो हमारा आंसर जो आता है, x से x काटते हैं, पीछे जो आता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये है हमारा आंसर। क्या आपको यहाँ कुछ डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें। ओके, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, 2x को यहाँ पर हमने कॉमन देखा और जो कॉमन है उसे संख्या को बाहर निकाला, फिर हमने कुछ इस तरह लिख रहे। अब हमारे 12.3 का जो सेकंड टर्म 5 वाले जो क्वेश्चन है अब हम इसे हल करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है ये प्रश्नावली। आपको इस तरह अगर आप भी विधि पूरा करेंगे ना, सार्वगुणनखंड निकालने पर आंसर स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे ना, तो आपके जो नंबर थोड़े वो पूरे, अगर आपको विधि पूरी आ रही है, अगर आप लिखना नहीं जानते तो कि आपके नंबर थोड़े तो माइनस हो गए, और कहते हैं ना यहाँ से 1 माइनस हुआ, दूसरे क्वेश्चन में से 1 माइनस, इस तरह करते करते 10-20 नंबर तो ऐसे ही माइनस हो जाए, फिर आपके नंबर कैसे आएंगे। आपको तो मेरिट में आना है ना, मेरा तो मकसद आपको मेरिट में लाना है। फिर अगर आप पूरी विधि नहीं लिखेंगे तो मेरिट में कैसे आएंगे। मेरिट में आने के लिए मेहनत करनी होती है, संघर्ष करना होता है, पूरी विधि को लिखना होता है। तो अगर पूरा आ रहा है तो विधि लिखने से, विधि तो उससे भी आसान, बस क्या लिखना है, सार्वगुणनखंड निकालने पर, भाग देने पर, हमने कॉमन लिया, ये तो सब बताना है। तो चलो चलते हैं 5 वाले क्वेश्चन। 5 वाला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह है, p क्यूब 6 क्यूब माइनस p6 और क्यूब 3, जिसे भाग देना है p3 से और क्यूब 3 से। उसे एक बार क्वेश्चन को आपको वापस लिख देना है, फिर हमें क्या करना है, इसे बटे के रूप में हम इसे लिखेंगे। तो नीचे क्या, ये वाली जो राशि होगी वो नीचे आएगी और ये वाली राशि जो होगी वो ऊपर जाएगी। तो हम ऊपर वाली संख्या को इस तरह लिख देते हैं, p3 q6 माइनस p6 और q3, और नीचे जो है वो है हर में p3 और q3। ओके, अब यहाँ पर हम सार्वगुणनखंड ले लेते हैं, सार्वगुणनखंड लेने पर, सार्वगुणनखंड जब हम ले दें तो देखो यहाँ p क्यूब है और q क्यूब है, यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं p क्यूब है इसमें, q क्यूब इसमें है, मतलब q का मतलब p की घात 3, यहाँ भी है, तो हमें यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा। और हमारी जो कॉमन राशि क्या हो रही, इसमें भी p है, इसमें भी p है, q3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो हमें जो कॉमन आएगा वो p क्यूब और q क्यूब। जो पीछे क्या बचेगा, देखो
पी क्यू तो बाहर आ गया है, क्यू सीट से, और ये बाहर क्या आया 3, तो क्यू 3। ऐसे ही राशि बचेगी अंदर ये माइनस, यहाँ पर हम देखेंगे पी सीट से और बाहर क्या आया P3 है, तो पीछे क्या बचेगा P3 और Q3 तो पहले ही बाहर आ गया है। अब हम इसे जब देखेंगे नीचे वाली राशि को लिखते हैं P Q और Q Q, क्या ये और ये सेम है, तो ये दोनों इसे आपस में कट जाएंगे, बस हो गया। अब जो हमारा आंसर जो आया है वो कुछ इस तरह है, Q की घात 3 और P की घात 3। तो हमारी ये जो प्रश्नावली का जो सेकंड वाला आंसर था, क्वेश्चन था, हमने उसे विधि कर, आपको भी इस तरह एक बार वापस लिखना है, फिर हम इसे भाट देने पर इस तरह लिखना है। आप इसे लिख सकते हैं इस तरह, भाट देने पर, बहुत ही सुंदर लगता है। और आप तो मैथ में ऐसे, मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट, आप जितना लंबे उसे विधि को खींचे रहे, विधि अब 4 नंबर के मार्क्स हो रहे तो विधि लंबी होगी, लिखने का तरीका अच्छा होगा, तो कोई भी क्वेश्चन आपने जो नोटबुक चेक करेगा या आंसर वाली बुक जो चेक करेंगे वो इस तरह आपके नंबर नहीं काट पाएंगे। मैं भी होती तो मैं इन्हें पूरे में से पूरे ही नंबर दूंगी, तो आपको भी कुछ इस तरह ही करना है। और लास्ट में मैंने इस तरह डिजाइन बनाई, आप इस तरह बॉक्स भी बना सकते हैं। जैसे बॉक्स बनाने में क्या होता है कि वो ध्यान खींचता है कि यहाँ इस बॉक्स में आंसर कितने हो गए, और जब उन्हें आंसर सही लगता है तो हो जाता है टिक, इस तरह आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।